तो चलिए बढ़ते हैं आज की फिर से एक डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, मैंने उत्साह में आके विनोद जी को तो बोल दिया, कोई भी स्थिति में मैं गाड़ी तो नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत साल मेहनत करने के बाद एक गाड़ी खरीदी थी। तो ऐसी हालत में मैं अपनी गाड़ी को किसी भी कीमत पे तो नहीं छोड़ सकता था। और ऊपर से विनोद मुझे बार बार डराए जा रहा था। विनोद मुझे इस तरीके से डरा रहा था मानो जैसे कि आज अगर हम गाड़ी में रुकेंगे तो हमारी मौत हो जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बारिश और कीचड़ से बचने के लिए दूसरे एक नए रास्ते से जा रहे थे जो न्यू दिल्ली की तरफ जा रही थी। वो रास्ता कहाँ जाती वो हमें पता भी नहीं था, लेकिन वो रास्ता थोड़ा कच्चा था। उस रास्ते पे गाड़ी का आना और जाना मतलब ना के बराबर ही था। उस रास्ते के बीच हम दोनों इस तरीके से फंस गए थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी को छोड़ के हम चले जाएं या यहीं पे रुके। पर दरअसल गाड़ी के अंदर थिएटर में पानी सूख गया था या कोई दूसरी समस्या आ गई थी, जिसके वजह से हम दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और टेंशन हो गई थी कि अब हम क्या करें। पर मेरा दोस्त का कहना था कि हम गाड़ी को यहीं पे छोड़ दें, और इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। दिल्ली के ऐसे वीरान सड़कों पे चोरी होना एक आम बात है, और अगर मेरी गाड़ी चोरी हो जाती तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती। इसीलिए मैं किसी भी कीमत पे गाड़ी को छोड़ के जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर मैंने विनोद को बोला, भाई तू जाना चाहता है तो जा सकता है, मैं यहीं पे रात को रुक के गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा, मैं रात को यहीं पे रेस्ट कर लूँगा। फिर अंत में विनोद को भी मेरी बात माननी ही पड़ी, और विनोद भी मेरे साथ गाड़ी में रुकने के लिए तैयार हो गया। मैं अपनी जिद छोड़ने वाला नहीं। ऐसे में विनोद भी गाड़ी के पीछे वाली सीट को नीचे करके आराम से लेट गया। रात के 10 बज चुके थे और बाहर मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। लग रहा था ये काले बादल कभी भी बरस सकते हैं। वो काले बादल चांद और तारों को अंदर अपने समेटा हुआ था, और इसकी वजह से अंधेरा पूरे अपने चरम सीमा पे था। वहाँ पे इतनी अंधेरा हो गई थी कि मैं अपने से लेके 20 फीट भी नहीं देख सकता था, और मैं गाड़ी को अपने स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करते रहा, पर लास्ट में जाके मेरी गाड़ी और मेरी भरोसा ने भी मुझे धोखा दे दिया। फिर मैंने भी गाड़ी को बंद करके रेस्ट करने का सोचा। तभी विनोद पीछे वाली सीट से मुझे बोलता है, भाई तुझे पता नहीं होगा, ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा ही डरावना है, लोग ऐसा कहते हैं। ये सुन के मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। फिर मैंने विनोद से पूछा, भाई इस रास्ते में ऐसा क्या है कि लोग इस पे रुकने से मना करते हैं? भाई वो तो देख मुझे नहीं मालूम भाई, पर जैसा मैंने अपने बड़े लोग से सुना है मैंने तुझे बता दिया भाई। इससे पहले कि मैं और कुछ विनोद से सवाल करता, उसी के पहले एक इतना जोर का वहाँ पे धमाका हुआ। वो धमाका काफ़ी इतना तेज़ था कि हम दोनों के दिल दहल गए और हमारी शरीरों में भी प्रभाव पड़ने लगा था। मैंने विनोद को बोला, भाई ये क्या हो गया? विनोद डरते हुए बोला, भाई मुझे क्या मालूम, शायद बाहर निकल के देख, गाड़ी का कहीं टायर तो ब्लास्ट नहीं कर गया। ये सुनकर मैंने गाड़ी से बाहर निकला और फ़ोन की टॉर्च जलाई। टॉर्च जला के मैंने देखा गाड़ी की टायर बिल्कुल ही ठीक थी, और मैं आसपास देख भी रहा था। दूर दूर तक नहीं तो कोई दुकान दिखाई दे रहा था और ना ही कोई चीज़ का साधन दिखाई दे रहा था। फिर मैं आजू बाजू के मैकेनिक से जब बात करने की कोशिश की तो वो भी आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनका कहना था इतनी रात को मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर मैंने सब मैकेनिक को एडवांस देने की भी बात की, तब भी वो नहीं आना चाहते थे। सभी मैकेनिक ने आने से साफ मना कर दिया। इसीलिए हम दोनों के लिए गाड़ी में रुकना ही अच्छा था। और गाड़ी के सामने हम लोगों ने देखा, ऐसा कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा था जिससे कि धमाका हो। ये हरकत हमें बहुत डरा रही थी, क्योंकि इतने बड़ी जगह पे ऐसा कोई चीज़ नहीं था कि जिससे बहुत बड़ा धमाका हो। आखिरकार ये मैं पता नहीं लगा पाया कि ये आवाज़ कहाँ से आई थी। फिर मैंने गाड़ी के अंदर जाके देखा तो मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दरअसल मैंने जो देखा, विनोद काफ़ी डरा हुआ था और विनोद की आंखें पूरी लाल लाल हो गई थी। उसकी सांसें भी फूल रही थी और वो पसीने से पूरा तरबतर हो गया था। ये देख के मैंने विनोद से पूछा, अरे भाई तू घबरा क्यों रहा है और तुझे क्या हो गया है? विनोद ने जवाब दिया, भाई सामने देख। और जैसे कि मैं सामने देखा, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने विनोद को बोला, सामने तो भाई कुछ भी नहीं है। तब भी विनोद काफ़ी घबराया हुआ और डरा सा लग रहा था।
वो ऐसा डरा हुआ लग रहा था जैसे कि किसी भूत को देख लिया हो। फिर मैंने उसे बोला, भाई वो तेरा भ्रम हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू ऐसा कर, आराम कर। ये बोल के मैंने जैसे ही अपने मुंडी को सामने घुराया, फिर जो मैंने देखा, देखने के बाद मेरा भी शरीर पूरा पसीने से तरबतर हो गया और मैं भी काफ़ी डरा सहमा हो गया। मेरी भी पूरी हाल ख़राब होने लगी। अब मुझे समझ में आ गया था विनोद मुझे यहाँ पे क्यों रुकने से मना कर रहा था। सामने का जो मैंने दृश्य देखा था वो काफ़ी खौफनाक था। टाइम बीतने से पहले ही मैंने गाड़ी को चारों तरफ से लॉक कर दिया था। किसी भी हालत में मुझे कोई खतरा नहीं उठाना था। मैंने देखा कि गाड़ी के हेडलाइट के सामने एक औरत मुझे दिखाई दे रही थी जो रास्ते पे लेटी हुई थी। देख के तो कोई भी समझ जाता कि ये औरत कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं थी। वो आस्ते आस्ते रेंगते हुए हमारी गाड़ी के पास आ रही थी और उस औरत का पूरा जबड़ा फटा हुआ था। सीधे भाषा में बताया जाए तो वो एक पिशाचनी थी, जिसको कोई कमज़ोर दिल वाला अगर देखे तो उसकी संग संग वहीं पे मौत हो जाएगी। मुझे डरा सा देखते हुए विनोद समझ गया कि वो चीज़ का मुझे भी एहसास हो चुका है, जिसे देख के मैं डर रहा हूँ। तब विनोद ने कहा, भाई मैंने तुझे पहले ही बोला था यहाँ पे मत ठहर, पर तूने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब हम दोनों को अपनी गलती की सज़ा भुगतनी होगी। फिर मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, पर गाड़ी तो एकदम स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो औरत लगातार हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ते जा रही थी। और ये देख के मुझे लगा कि मैं काफ़ी डर रहा हूँ उसको देख के, इसलिए मैंने गाड़ी की आगे वाली हेडलाइट बंद कर दी। मैं डरा समय यही सोच रहा था कि वो औरत कहीं हमारी गाड़ी के अंदर ना आ जाए, और तभी किसी ने अपने हाथ से कांच के ऊपर मारा और ये एहसास करते ही मैं अपने गाड़ी के अंदर गिर गया, क्योंकि मैं समझ चुका था ये और कोई नहीं, वही औरत है जो मेरे सामने दिखाई दे रही थी, जो रेंगते हुए आ रही थी। फिर मैं पीछे घूमते हुए विनोद को बोला, भाई अब हम क्या करें? तो विनोद ने बोला, भाई जब तक वो गाड़ी के अंदर नहीं आ जाती है हमें गाड़ी के अंदर ही रहना चाहिए, और जब वो गाड़ी के अंदर आ जाएगी भाई तब तो हमें भागना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है हमारे पास, और अभी तक इस रास्ते से हमने कोई दूसरी गाड़ी को भी जाते या कोई दूसरा साधन भी नहीं देखा है। उसकी बात हमें भी काफ़ी हद तक सही लगी। जब तक वो औरत हमारे लिए कोई खतरा ना बन जाए हमें गाड़ी के अंदर ही रहना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा होगा। पर क्या पता वो औरत हमारी गाड़ी के अंदर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। बस हम तो भगवान के ही भरोसे थे, भगवान से मना रहे थे कि बस वो औरत हमारे गाड़ी के अंदर ना आ जाए। दोस्तों डर के मारे हम दोनों की हालत पूरी पतली हो चुकी थी। तभी गाड़ी पे एक दस्तक होती है। कोई बार बार दरवाज़ा को ढकढकाता और खोलने को बोलता, पर हम लोग काफ़ी इतने डरे हुए थे कि हमारे मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, पर वो गेट ढकढकाया जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, गाड़ी का दरवाज़ा खोलो। पर ये आवाज़ किसी आदमी की थी। लेकिन हम इतना तो जानते थे कि काली शक्तियाँ कुछ भी कर सकती है और वो किसी भी तरीके के आवाज़ निकाल सकती है। तभी मेरे साइड खिड़की पे अचानक से उजाला होने लगा। तभी मैंने देखा कि वो एक लालटेन की रोशनी थी, और वो रोशनी अचानक ही मेरे शीशे के सामने आने लगी। तभी मैंने देखा कि उस लालटेन को पकड़े हुआ एक आदमी था, जिसकी मोटी मोटी दाढ़ी और बड़ी बड़ी आंखें थी, और वो आदमी हल्का हल्का सा मुस्कुराए जा रहा था। उस डेविल मुस्कुराहट के पीछे क्या राज था ये तो मुझे नहीं पता था। और फिर वो आदमी तभी बोलता है, कांच नीचे करो। मुझे हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, तब भी मैंने गाड़ी का कांच नीचे नहीं किया। वो आदमी 3 से 4 बार बोलता रहा, गाड़ी के कांच नीचे करो। तभी मेरा दोस्त विनोद मुझे बोलता है, भाई एक बार कांच नीचे करके तो देख, क्या पता ये हमें निकलने का कोई रास्ता बता दे। ऐसे तो उस आदमी पे मुझे थोड़ा भी विश्वास नहीं था, तब भी मैंने कांच थोड़ा सा नीचे किया। तभी उस आदमी ने बोला, तुमने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी है, और दूसरी बात तुम्हें तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, और जब आ ही गए हो तो बचने का रास्ता भी जान लो। पर मैं तुम्हें ये बता दूं कि यहाँ से बचना इतना भी आसान नहीं है, और जो रेंगने वाली पिशाचिनी को तुमने देखा है वो बहुत ही खतरनाक है। वो चाहे तो यहाँ पे तुम्हें अभी तुरंत ही मार सकती है। लास्ट में उस आदमी ने बोला, अगर उस पिशाचिनी से तुम्हें बचना है तो उसकी लाश को तुमको जलाना पड़ेगा। उसकी लाश यहीं रास्ते के कहीं अगल बगल में है। उसके ऊपर काफ़ी पत्थर रखे हुए। उसे कई आदमियों ने जलाने की कोशिश की, पर कोई जला ना पाया, और तुम गाड़ी में बैठे हुए थे
इसीलिए अभी तक सेफ हो। अगर रात के 2 बजे से पहले अगर वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाई या तुम उसे कुछ नहीं कर पाए तो समझो तुम्हारी मौत पक्की है। इससे पहले उसे जो भी जलाने की कोशिश की उसे वो बच के जाने नहीं दी, मार दी। और वो आदमी ये बोलकर अचानक ही हवा में गायब हो गया। ये देख के हमारी और भी हालत ख़राब होने लगी और हम काफ़ी डरे हुए थे। और हमारे पास अब 2 ही रास्ता बचा था। एक रास्ता ये था कि उस पिशाचनी का लाश ढूंढ के हम उसे जला दें, या दूसरे रास्ता ये था कि गाड़ी में बैठ के हम अपनी मौत का तमाशा देखें। ऐसे में मैंने विनोद को बोला, भाई 2 बजे से पहले वो पिशाचनी हमें कोई नुकसान नहीं दे सकती है। अभी भी हमारे पास 40 मिनट है और यही सही समय था हमारे पास। तभी विनोद ने बोला कि उस औरत को मैं जलाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ, तुम अपना देख लो तुम क्या करोगे। विनोद का बात सुन के हमने ये ठान ली थी कि या तो अपनी जान बचाते हुए मरेंगे या तो ऐसे ही मरेंगे, या तो हम अपनी जान बचा लेंगे। ये सुन के हमने गाड़ी से नीचे उतरी। हम गाड़ी से नीचे उतर चुके थे और अगल बगल से हमने पूरी सामान तैयारी कर ली थी जो एक पूरे डेड बॉडी को जलाया जाता है। फिर हमने गाड़ी से पेट्रोल निकाला, पेट्रोल को एक बोतल में भर लिया। फिर हमने एक लाइटर ले लिया। अब किसी भी कीमत पे उस डेड बॉडी को ढूंढ के हमें जलाना था और इधर उधर हमने ढूंढने लगे। तभी मुझे एक एहसास हुआ कि वो औरत हमारे पीछे आ चुकी है और उसका डरावना चेहरा देख के तो मेरा पूरा दिल ही दहल गया। तब भी मैंने पूरे हिम्मत और साहस के साथ उस औरत का सामना किया और मैं आगे बढ़ा। फिर मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया। बोर्ड पे लिखा हुआ था छोटी देवी का अंतिम संस्कार। ये देखने के बाद हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। मैं इतना तो समझ गया था कि वो पिशाचनी का डेड बॉडी यहीं पे छुपाया गया है और यही वो पत्थर है जिसके नीचे उसका डेड बॉडी दबा हुआ है। फिर हम दोनों वो पत्थर के पास पहुंच गए और फिर तभी हमें एक एहसास होता है कि कोई हमारा पैर पकड़ के ज़मीन के नीचे खींच रहा है। हमने पूरी कोशिश की तब भी वो खींचे ही जा रही थी और उस आदमी ने बोला था अगर उस डेड बॉडी को हम जलाने की कोशिश करेंगे तो बड़ी बड़ी मुसीबत हमारे सामने आने लगेगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई बड़ा बड़ा नाखून मेरे पैरों के अंदर घुसेड़ दिया है। तब भी मैंने अपना जिद नहीं छोड़ा, उस पत्थर को उठाने की पूरी कोशिश करते रहा। फिर हम दोनों ने हिम्मत करते हुए उस पत्थर को हटाया। तो पत्थर को हटाने के बाद हमने देखा एक सच में वहाँ पे एक डेड बॉडी है। वो हल्का फल्का एक कंकाल था। फिर हमने सोचा शायद ये वही कंकाल है जिसे हमें छुटकारा मिल पाएगा और हमारी जान बच पाएगी। तभी विनोद ने हिम्मत दिखाते हुए कंकाल के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और छिड़कते ही हम दोनों को ऐसा लग रहा था हम दोनों के पूरे पैर कट के निकल जाएंगे। शायद ये वही दृश्य है जहाँ पे सभी लोग हार मान जाते, पर हमने हार नहीं मानी और हमने पेट्रोल छिड़का हुआ था और हमने आग लगा दिया। और हमें इतना तो पता था अगर इस कार्यक्रम को अगर हम यहाँ पे रोक दिए तो हमारी मौत पक्की है। तभी हमने तुरंत आग लगा दिया और पेट्रोल ने तुरंत आग भी पकड़ लिया। तभी हमने महसूस किया पीछे से कोई चिल्ला रहा है। तभी हमने पीछे घूम के देखा तो हमने जो दृश्य देखा वो महिला जो पीछे ज़मीन पे रेंग रही थी वो अब जल रही हो और उसकी चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज़ थी जैसे कि हमारे कान से पूरे खून के छींटे निकल जाते। और फिर हम इतना तो समझ गए थे ये महिला अब जो जल गई थी ये इसको अब मुक्ति मिल चुकी है जलने के बाद। इस महिला का आत्मा काफ़ी दिन से भटक रहा था और अभी तक ऐसा कोई शख्स ही पैदा नहीं हुआ था कि इसका कोई अंतिम संस्कार कर पाए। ये सब दृश्य देखने के बाद फिर जब हमने अपना पैर पे ध्यान दिया तो पैर को देखने के बाद ऐसा लग रहा था किसी बड़े काम को हमने अंजाम दिया हो और हमारी पैर से पूरे मांस बाहर निकल गई थी, खाली हड्डी ठीक से दिखाई दे रहा था। तभी हम दोनों ने एक डॉक्टर के पास गया और जाके पट्टी करवाया। और अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि हम लोग उस दिन अपनी जान बचाने में सफल हो पाए। और हम लोग तब से वही सोच रहे थे वो इंसान कौन था जो हमें इतना अच्छा राय दिया था। फिर ये घटना के बारे में हमने कई लोग से बताया भी, पर कोई आदमी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि वहाँ पे एक ऐसा आदमी भी रहता है जो ये अच्छा राय देता है। पर हाँ, इतना सबको ज़रूर पता था कि उस रास्ते में कहीं मौतें होते रहती है, वहाँ पे कोई पिशाचनी का वास है। और उस आदमी के बारे में लोगों को कोई कुछ भी नहीं पता था कि कोई एक आदमी हमेशा किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता है। फिर कई साल बाद भी इस घटना को जब भी हम याद करते तो हमारी रोंगटे कांप जाती है और हम कभी समझ नहीं पाए कि अचानक हुआ क्या था हमारे साथ, और ये घटना हम जीवन में कभी भी भूल नहीं पाएंगे।
तो दोस्तों बस इस कहानी में इतना ही। मिलते फिर से कोई एक दूसरे घटनाओं के साथ। दोस्तों डॉक्टर अगर किसी की मौत डिक्लेयर कर दे तब भी बाय एनी चांस वो इंसान जिंदा हो सकता है। आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब नहीं होगा, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये चमत्कार होते हुए खुद देखे भी होंगे। और मेरी आप बीती भी कुछ ऐसी ही है। बस फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि वो मर के ज़िंदा होने वाला इंसान मैं ही हूँ। आज से 7 साल करीब पहले मेरा एक भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिससे मेरी बाइक एक 12 पहिए वाली ट्रक से भिड़ गई थी। मेरे हाथ पैर की पूरी हड्डियाँ टूट चुकी थी और वक्त रहते ही मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। जब तक मैं होश में था मैं अपने आप को देख के समझ गया था कि मैं अब नहीं बचूंगा, और हुआ भी ऐसा ही। उसी रात मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई थी। पर ये मेरा अंत नहीं था। अचानक मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई और मुझे एक अचानक सा बहुत बड़ा झटका लगा। उसकी वजह से मेरी आंखें खुल गई, और जैसे ही आंखें खुली तो मैंने अपने सामने पिताजी को देखा। पिताजी थे, दोनों हाथ जोड़े अपने सर ठिकाए हुए मेरे सामने पड़े हुए थे। फिर मैंने अपने आसपास नज़र फिरा के देखा तो कुछ लोग इर्द गिर्द बैठे हुए थे जो कि बहुत ही अजीब दिख रहे थे। फिर मैंने एक नज़र अपने पे डाली तो मैंने देखा मेरा पूरा बदन लाल कीचड़ से पूरा सना हुआ है। इतने में ही मैं कुछ समझ पाता, जो मेरे इर्द गिर्द आदमी बैठे हुए थे अचानक ही मेरे आँख पे काली पट्टी बांध दी। फिर मुझे एक कपड़े में लपेटने लगे और मुझे कुछ महसूस होना भी बंद हो गया था, पर मेरी आंखें खुली हुई थी। अब ना तो मुझे कुछ बाहर का सुनाई दे रहा था और ना ही वो मेरे बदन पे लपटा हुआ कपड़ा भी महसूस हो रहा था। इस दौरान मैंने अपने पिताजी, जिसे मैंने अपने सामने खड़ा हुआ देखा था, इर्द गिर्द मैंने देखा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर मैंने आवाज़ भी लगाई तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर मैं पूरा शांत हो गया। फिर अचानक ही मुझे संग की धुनी सुनाई देने लगी। धुनी के फौरन बाद ही आवाज़ भी आने लगी लोगों की। मेरे पे वो लिपटा हुआ कपड़ा और आंखों की पट्टी हटाई गई। फिर जो मैंने देखा अपने परिवार और घर वाले के साथ था। ये देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, पर ना जाने क्यों मेरे परिवार मेरे करीबी नहीं आ रहे थे। फिर मैंने जब उनसे सवाल करते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम लोग मेरे से दूर क्यों भाग रहे हो? फिर मेरे घर वाले ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया, बस इशारे से बताया बाथरूम जाने के लिए, क्योंकि वो चिपचिपी लाल मिट्टी अभी भी मेरे पूरे शरीर पे लगा हुआ था। तो मैंने सोचा शायद इसीलिए मेरे घर वाले मेरे करीब आने से कतरा रहे हैं। लिहाजन तुरंत ही फिर मैं नहाने चला गया। फिर जब मैं नहा धो के आया, मेरे घर वाले मुझसे बात तो कर रहे थे पर कुछ भी खुल के बोल नहीं रहे थे मुझे। मैं इतना तो समझ गया था कुछ ज़रूर बात है, पर क्या ये तो मुझे जानना बहुत ही ज़रूरी था। फिर मैंने अपने पिताजी से पूछा, जोर देते हुए कि आखिर बात क्या है। तो पिताजी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बताई कि बस बेटा इतना जान लो ये तुम्हारी दूसरी ज़िंदगी है। तुम्हारी मौत 1 साल पहले ही हो चुकी है और तुम्हें मौत की दुनिया से मुझे वापस लाने में 1 साल लग गया। पिताजी के ये कहने से कि मेरी मौत 1 साल पहले हो गई, मुझे कुछ ठीक से समझ में नहीं आया। फिर पिताजी ने मुझे मेरा डेथ सर्टिफिकेट दिखाया तो ये देख के मैं पूरा दंग रह गया। अपना डेथ सर्टिफिकेट देखने के बाद मेरे गले से बात ही नहीं उतर रही थी कि मेरी मौत पहले ही हो चुकी है। मैं अभी और पिताजी से सवाल करता, तभी पिताजी ने मुझे बोला कि कैसे हुआ नहीं हुआ, इस सब से बेटा तुम जितना दूर रहोगे उतना ही हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए अच्छा होगा। ये बोलकर पिताजी वहाँ से चले गए। खैर उस समय मैंने पिताजी की बात मान ली और कोई सवाल जवाब नहीं किया, पर मेरे मन में यूं ही सवालों का सैलाब उठा हुआ था और मैं बहुत ही अजीब महसूस कर रहा था। फिर दिन यूं ही गुजरते गए। ना जाने क्यों मेरे घर वाले मेरे से यूं ही दूरी बनाए रखते। रात होते ही सब अपने अपने कमरे में चले जाते और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते। उसके बाद वो लोग एक ही बार अगली सुबह ही वापस आते। फिर मुझे बहुत अजीब महसूस होता। मुझे कभी कभी लगता कि मैं हूँ ही नहीं। कभी कभी अपना शक्ल शीशा में देख के सोच में पड़ जाता ये कौन है। फिर मुझे अलग अलग शौक भी लग गई थी, जैसे कि पेंटिंग की।
फिर मैं पेंटिंग बनाता तो वो पेंटिंग बहुत ही डरावनी बनती और बहुत ही मायूस बनती, क्योंकि उस पेंटिंग में जब भी मैं बनाता किसी न किसी की मौत ही होती रहती है, वो भी बहुत दर्दनाक तरीके से। हैरानी की बात तो ये है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कब मैंने पेंटिंग बनाना शुरू किया है और कब ख़त्म। पेंटिंग तक तो ठीक था, पर गुजरते वक्त के साथ मेरे साथ एक चीज़ और होने लगी। दरअसल एक सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा अपने बिस्तर पे नहीं, कब्रिस्तान के किसी कब्र पे लेटा हुआ हूँ। अपने आप को उस कब्र पे लेटा हुआ देखकर मैंने ज़ोर से चीखा और गिरते पड़ते उस कब्रिस्तान से पहले बाहर भागा। फिर जाकर मेरा शरीर मेरे काबू में आया। फिर मैंने जैसे ही बाहर इधर उधर देखा तो मुझे एक बस स्टॉप दिखाई दिया जहाँ कुछ लोग मौजूद थे। फिर मैंने जाके उन लोगों से पूछा कि कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया कि ये हसरंगाबाद है। आज से पहले कभी भी इस जगह के बारे में मैंने नहीं सुना था। फिर मैंने उनसे पूछा कि यहाँ से सरौली कितना दूर है, तो उन्होंने बताया कौन सा सरौली। तो उन्होंने इस पे सवाल करते हुए पूछा, मक्के वाला या बिरौदा वाला सरौली की बात कर रहे हो आप? बिरौदा वाला नाम सुन के मैंने बोला, हाँ हाँ, बिरौदा वाला ही सरौली। हाँ, मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ, पर वो तो यहाँ से 350 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके लिए तो आपको बस सामियाने से मिलेगी, नहीं तो आप ढोचकी रेलवे स्टेशन से ट्रेन भी पकड़ सकते हो। पूर्वैया एक्सप्रेस शाम के 7 बजे जाती है। दोस्तों, ये जानने के बाद मैंने ढोचकी पहुंचा और ढोचकी से वापस ट्रेन ले ली। और दोस्तों, मेरा मन बहुत आसान था, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं था अपने घर से 350 किलोमीटर कोई कब्रिस्तान में पहुंच जाना। और सबसे बड़ी बात, मुझे कुछ याद भी नहीं था कि क्या हुआ मेरे साथ, पर मुझे इतना ज़रूर पता था इस सब के बारे में पिताजी ज़रूर जानते होंगे। फिर जैसे ही मैं अपने घर गया, पर देखा सूरज ढल चुका था और रात हो गई थी। पिताजी अपने कमरे की गेट लगा के सो चुके थे और मुझे पूरा अंदाज़ा था कि गेट ढकढकाने के बाद भी पिताजी गेट नहीं खोलेंगे। फिर मैंने गेट ढकढकाया, बहुत ही आवाज़ भी लगाई, पर पिताजी का कोई भी आवाज़ नहीं आया और ना ही कुछ रिस्पॉन्स किए। फिर वहीं मैं दरवाज़ा पीटते पीटते आंखों में आंसू लिए बैठ गया था और मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रहा था। एक तो यहाँ पे मेरे साथ ऐसी घटना हो रही थी और एक परिवार का ऐसा रूप रंग देख के मुझे बहुत ही दर्द हो रहा था। खैर, मेरे आंसू के साथ रात भी गहराते गई और मेरे आंखों पे भी भारीपन सा लगने लगा था और बार बार आँख के पलक झपकते ही नींद मुझे अपने आहोश में ले रही थी। और मुझे इस बात का ज़्यादा डर था, कहीं मैं सो गया तो कहीं फिर से मैं उस कब्रिस्तान में ना पहुंच जाऊं। इसलिए डर की वजह से मैं अपनी पथरीली हुई आंखों से पूरी रात गुजार दिया। फिर सुबह होते ही पिताजी ने गेट खोला और मुझे देख के रो पड़े और बोले, ये सब जो हो रहा है बेटा मेरे वजह से ही हो रहा है। काश उस टाइम मैंने उस आदमी की बात नहीं मानी होती। तुझे जिंदा करने के बजाय जिम्मेदार पिता के वजह से अंतिम संस्कार करके तुझे विदा कर दिया होता। बेटा, तू इस धरती पे जो है, ये धरती है ही नहीं तेरी। ये सब पिताजी की बात सुनकर मुझे कोई भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा था इंसानों की सोच से कोसों दूर था। और इतना तो मैं समझ गया था कि ये जो धरती है इंसानों की तो नहीं है। ये सब पिताजी बोलकर फिर अपने कमरे के अंदर चले गए और गेट बंद कर दिए और बोले, बेटा तू यहाँ से कहीं दूर चला जा और दोबारा यहाँ कभी लौट के मत आना। ये सुनकर फिर से मैं जिंदा मर गया। आखिरकार एक परिवार ही तो था जिससे मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, पर पिताजी ने भी ऐसा कह दिया। फिर मैं अपने आँख में आंसू लेते हुए उस दहलीज से निकल गया। पर जाना कहाँ था ये तो मुझे पता ही नहीं था। कुछ दूर जाते ही मैं सड़क से जा रहा था, तभी कोई एक इंसान मेरे से टकरा के जोर से चिल्लाने लगा, भूत 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 भूत। फिर जैसे मेरी नज़र उस इंसान पे पड़ी जो मुझे देख के भूत भूत चिल्ला रहा था, फिर मैंने उसका कान पकड़ा और कान पकड़ के मरोड़ते हुए बोला, साले तू सुधरेगा नहीं, आते ही मस्करी करना शुरू कर दिया तू। और वो इंसान और कोई नहीं, मेरे ही कॉलेज का दोस्त वरुण था। फिर वो एकदम सा चुप हो गया। फिर मुझे बताया कि वो एक्सीडेंट में तू 1 साल पहले मर गया था। हम सब तेरे अंतिम संस्कार में भी पहुँचे थे। ये अलग बात है कि तेरे अंतिम संस्कार में आए सभी लोगों को अचानक ही तेरे पिताजी ने वापस चले जाने को कहा और सबको बोला ज़रूरत नहीं है ये तमाशा देखने के लिए, और ऐसे व्यवहार के कारण तभी सभी कोई चले गए। पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तू अभी भी ज़िंदा है।
इतना तो मैं समझ चुका था कि मैं सच में मर चुका हूँ, पर दिक्कत की बात तो ये थी, वो एक्सीडेंट के अलावा मुझे और कोई बात याद ही नहीं थी क्या हुआ था मेरे साथ। फिर मैंने सारी बात वरुण को बताई। वरुण को भी सुन के होश उड़ गए, पर वरुण को पूरा विश्वास था जो मेरे साथ हुआ था। हकीकत में तो कोई मरता हुआ आदमी भी कभी भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वरुण ने मुझे जिंदा भी देखा था और मरते हुए भी देखा था। खैर, ये सब सुनने के बाद वरुण ने अपने मुझे साथ में चलने को कहा। फिर मेरे मन में ये भी आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ। फिर हालांकि मैं वरुण के साथ चलने लगा। हम उसके घर जा रहे थे। चलते चलते वरुण को अचानक एक रास्ते पे एक भुड़के वाली औरत दिखाई दी। फिर वरुण ने उसको देख के अचानक से बोला, हाँ हाँ मुझे याद आया, तेरे अंतिम संस्कार पे जब मैं पहुंचा था तेरे घर, तो तेरे पिताजी को एक भुड़के वाली से अकेले साइड में बात करते हुए सुना था। और वो भुड़का काला नहीं था, नीले रंग का था वो भुड़का। वरुण की ये बात सुन के मैं सोच में पड़ गया कि ये भुड़के वाली कौन थी और पिताजी उससे अकेले में क्या बात कर रहे थे हाथ जोड़ के। बढ़ते सवालों के साथ मैं वरुण के घर पहुंचा और उसके घर पे जाके खाना खाने लगा। खाना पीना करके मैं वहीं साइड में बैठ गया और वरुण को भी कोई काम से बाहर जाना पड़ा। और आस्ते आस्ते मेरी आंख फिर से भारी होने लगी। मैं सोना तो नहीं चाहता था, पर नींद पे मेरा काबू नहीं रहा और मेरी आंख लग गई। और जैसे ही आंख खुली, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं वही कब्रिस्तान में जाके लेटा हुआ था, पर इस बार मैं उस कब्र पे सोया हुआ नहीं था। इस बार उस कब्र को मैं खोद रहा था और ये देख के मैं काफ़ी डर गया और ज़ोर से चीखा और पीछे भागा तो मैं उसी भुड़के वाली को देखा, नीले भुड़के में जो थी। वो मुझे देख के बोली, मर जाओ। इतना में ही मैं कुछ समझ पाता, तभी मैं कब्र पे गिर गया। फिर जो हुआ दोस्तों मेरे साथ उस रात, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के। अगर आप ये जानना चाहते तो बने रहे हमारे चैनल पे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से एक ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ।